जय हिंद दोस्तों, सीडीएस 2026 के पेपर की हम एनालिसिस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हिस्ट्री के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरा नाम अंकित है और हम इसी तरह की एनालिसिस यूट्यूब पे अक्सर करते हैं। और अगर आप यूपीएससी सीडीएस या सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सूर्य बैच है हमारी, जो कि काफ़ी इफेक्टिव बैच है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं। टॉपिक वाइज तरीके से हम सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं और वो भी सारे पीवाईक्यूज के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। चैल्कोलिथिक अहर कल्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। तो आप देखो यहाँ पे चैल्कोलिथिक कल्चर पे क्वेश्चन आया है, फिर अगला सवाल नियोलिथिक साइड पे है और इससे पिछला सवाल नियोलिथिक साइड पे ही है। तो हमारा पहला लेक्चर था, इसमें मैंने स्टोन एज के बारे में आपको बताया था। आप जानते हो लिथो का मतलब होता है स्टोन और नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज। और स्टोन एज को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया या डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब प्राचीन, जो सबसे पहले जो स्टोन एज डिस्कवर हुए ना, पैलियोलिथिक है। देन मीजोलिथिक बीच वाले, एंड देन है नियोलिथिक, राइट। नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक सिमिलर टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के हैं। तो आप देखो, इनमें साइट का नाम पूछ लिया, तो पहले स्टूडेंट्स इन्हें नहीं याद करते थे, पर मैंने जब से लेक्चर स्टार्ट करा बैच में तब से मैंने ये चीज़ें आपको याद करवाई, क्योंकि पहले पूछ रखा है उन्होंने। लास्ट ईयर भी 2024 में भी इन्होंने पूछा था, लास्ट टू लास्ट, और पयमपल्ली वगैरह के बारे में, जो कि साइट्स थे, है ना, नियोलिथिक वगैरह के साइट्स के बारे में। तो ये वाला जो सवाल है ना, चैल्कोलिथिक अहर कल्चर, ये बड़ा ही आसान सवाल है। ये आसान कैसे है, देखो, हड़प्पा वाली जो वीडियो है हमारी डेमो के रूप में जो हमने डाली थी, इसके टॉपिक के अंदर हमने अहर के बारे में बात करा। अगर सिर्फ आप इतना ही पढ़ लो ना कि अहर जो कि स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी के लिए फेमस है, स्टोन हाउसेस वगैरह देखने को मिले, और जो गिलुंद है ये बनास वैली में है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। और यहाँ से आप समझ जाओ कि बनास रिवर जो है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इस अहर कल्चर का नाम ही है बनास कल्चर, है ना, दूसरा नाम ही, क्योंकि बनास नदी के पास है, ठीक है। तो इस वजह से बनास नदी के सराउंडिंग्स में होने की वजह से ये अहर कल्चर इसके साथ आइडेंटिफाइड है। तो बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। जो ऑप्शन सी है बनास एंड बैराज रिवर सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। तो देखो, आपको मैं ज़रूरी बातें बता दूं, ये क्वेश्चन जब पूछा ना अहर वाला, तो मैंने जब एनालिसिस करी थी 2024 में सीडीएस के पेपर की, उस टाइम मैंने आपको बताया जोरवे कल्चर के बारे में पूछा था, है ना, जोरवे कल्चर क्या है, कैसा है। तो ये वाले जो कल्चर्स हैं इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मैप आपको पता होना चाहिए। देखो, जोरवे कल्चर पूछ लिया, जोरवे के आसपास जो कल्चर्स हैं, दैमाबाद, इनाम गाँव, सारा पूछ लिया इन्होंने। तो अब इसके बाद ये वाला रीजन भी पूछ लिया, और गणेश्वर वगैरह तो सिविल सर्जन पहले ही पूछ रखा है, और अहर कल्चर भी पूछ लिया। आप समझ रहे हो ना। और गिलुंद वगैरह भी आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। तो दैट मीन्स ये मेजर साइट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये मैप है, ये आप देख लो, ये वाला अहर कल्चर राजस्थान के आसपास वाला रीजन है, बनास रिवर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जोरवे ट्रेडिशन महाराष्ट्र वाला रीजन है। ये जोरवे वाला क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देखो, ये जो जोरवे वाला क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर वाला, वो कौन सा है, ये तो हमारे सीडीएस का पेपर का है। और ये वाला क्वेश्चन, इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट, मतलब लगभग पूरा महाराष्ट्र कवर करता है, कोस्टल वाला जो कोंकण एरिया उसे छोड़ करके। दूसरा कह रहे जो प्रवर गोदावरी वैली है, ये इनका न्यूक्लियर जोन रहा, मतलब मेजर जोन यही था, मेन सेंटर यही था जोरवे कल्चर का। तीसरा कह रहे हैं जो लार्ज साइट है ना, इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। तो ये बात तो आप डेफिनेटली समझते हो कि जो लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पे जोरवे ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता है, ये वाला रीजन नहीं इसमें शामिल है, आप देखो ध्यान से, तो कोस्टल वाला रीजन को छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र इसमें कवर्ड है। तो यहाँ से भी अगर हम इस चीज़ को समझ पाएँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि पहला तो सही है। अगर पहला सही है तो ये ऑप्शन हट जाता है। देन दूसरा कह रहा है प्रवर गोदावरी, तो ये गोदावरी वाला रीजन है, तो ये भी सही है। तो बस हमें थर्ड चेक करना है। और थर्ड कह रहा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिला, तो ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जहाँ से उठाया गया उपेंद्र मैम की बुक से, यहाँ ने साफ मेंशन कर रखा है ये ना प्रॉपर सेटलमेंट्स थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खेती करी फिर किसी दूसरी जगह में खेती कर ली, ऐसा नहीं है। ये जो जोरवे कल्चर है, जो कि जोरवे वाले रीजन का फर्स्ट साइट था, यहाँ ये हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट अगर कोंकण डिस्ट्रिक्ट वाले कोस्टल एरियाज को छोड़ दें तो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। और प्रवर गोदावरी जो वैलीज हैं वो इनका मेन जोन था, न्यूक्लियर जोन था। और इसके अलावा दैमाबाद, इनाम गाँव,
है ना, सोना गांव, चंदौली, ये प्रकाश जोरवे, नेवासा, ये मेन एक्सकेवेटेड साइट्स हैं। और जो प्रकाश है वो लार्जेस्ट जोरवे साइट है तापी वैली में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ना परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेजेस हैं, मतलब ऐसे गांव हैं जहाँ पे परमानेंट तरीके से खेती की जा रही है। तो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे ये लोग, तो इसी वजह से काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये वन ऑफ दी अर्ली साइट है जहाँ पे आप देखो कि एक पर्टिकुलर फैमिली या कम्युनिटी एग्रीकल्चर किसी एक खास एरिया में कर रही है। तो ये बड़ी यूनिक बात थी इस जगह की। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है इसमें ये तीसरा तो गलत है, तो पहला दूसरा सही है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा, है ना। तो जोरवे कल्चर के बारे में दोबारा वो पूछ सकते हैं। बाकी ये मेहरगढ़ वगैरह के जो साइट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये नियोलिथिक साइट एक तरह की। क्योंकि आप देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, और ऐसे क्वेश्चन देखना आप सिविल सर्जन में पूछे जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, इस टॉपिक से एक सवाल पक्का रहेगा इस बार। ये क्वेश्चन है नियोलिथिक साइट के ऊपर, भीमबेटका, उटनूर, आदमगढ़ और बीरभानपुर। तो अब ये कैसे याद रखोगे, तो कितनी बार हमने डिस्कस करा है, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ भीमबेटका के बारे में, है ना। कुछ नई बातें नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स ने सब ने सॉल्व करा ही है इस तरह के सवालों को। ये भीमबेटका वगैरह के बारे में तो हमने ये कई बार पढ़ा कि ये जो भीमबेटका है ये बहुत पहले के पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये देखो प्री हिस्ट्रिक टाइम से, मतलब इतिहास की शुरुआत से पहले, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये बहुत पुराने टाइम पीरियड में जाएंगे, है ना। पैलोलिथिक वाले आसपास रीजन से एसोसिएट होंगे। तो ये अब क्वेश्चन ही पूछ रखा है वैसे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक वगैरह जो रिमेन्स हैं उनमें ये भीमबेटका के केव्स शामिल होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये तो आंसर होने से रहा। अब उटनूर है, आदमगढ़ है, बीरभानपुर है। तो ये उटनूर वाला भी हमने पढ़ा ही है। वैसे ये मैप में पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला साइट आप देखो, ये उटनूर है यहाँ पे, है ना, और ये नियोलिथिक साइट है। तो ये और भी नियोलिथिक साइट है, मेहरगढ़ भी एक तरह का नियोलिथिक साइट है। क्या ये एनसीईआरटी में कवर्ड है? हाँ, तो ये मैप दे रखा है इन्होंने, और इसके अलावा हमने भी कई बार डिस्कस करा है। और इसके अलावा दोस्तों ये एनडीए में भी पहले ऑप्शंस में दे रखा है ना, एनडीए में भी दे रखा है। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, जब हम क्वेश्चंस पढ़ें तो उनके ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो उटनूर ही है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या है, उटनूर है, ऑप्शन बी। तो ये मेजर साइट्स आपको पता होनी चाहिए, और वो अक्सर इस तरह के सवाल को रिपीट करते हैं। बाकी के अगर हम देखें तो क्या कौन कौन से सही हैं, तो देखो जो आदमगढ़ है ये भी अगेन पैलोलिथिक वाले आसपास पीरियड से, पैलोलिथिक, मिजोलिथिक वगैरह टाइम पीरियड से, और बीरभानपुर भी अगेन मिजोलिथिक कल्चर का पार्ट है। तो ये सब तो होने से रहे, तो उटनूर यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो और भी कुछ साइट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से याद करना, जो एनसीईआरटी में, जैसे चिरांद वगैरह, दाउजली, हादिंग वगैरह, ये सब दे रखा है एनसीईआरटी में। तो ये सब आपको साइट्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड 100 BC to 200 CE वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड लिंक्स हैज बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि 100 BC से 200 AD वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे इंडियन मेरीटाइम मतलब समुद्री रास्ते जो हैं, इनके ट्रेड्स के लिंक देखने को मिले हैं, और कोरोमंडल कोस्ट से कौन सा पर्टिकुलर जो पोर्ट है वो जुड़ा हुआ है ना। अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, भरूकच या मुचीरी। तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड आपको मार्क करना चाहिए, क्योंकि हमने ये कई बार डिस्कस करा है, कोई एक दफ़े नहीं, कई दफ़े। जैसे ये देखो सेल्स सेशन 1999 में पूछा था इन्होंने, ताम्रलिप्ति, भरूच, कल्याण, केम्बे वगैरह दे रखा था। मैंने पूरा मैप से पढ़ाया है आपको, ये जितने भी जो मेजर हमारे पोर्ट्स हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है पहले ही कई बार, है ना, बैच के अंदर। ये जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आप देखो, तो इसमें इन्होंने मुचीरी वगैरह के बारे में पूछा था। ये सिविल सर्विस 2023 का क्वेश्चन है कि कोरखाई, पोमपुहार, मुचीरी वगैरह किस लिए फेमस है। तो ये पोर्ट्स हैं, है ना। और इसके अलावा भी हमने ये प्रॉपर डिस्कस करा है। जैसे ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, कोरकाई, पुहार, टोंडी, मुचीरी, है ना। और इसमें हमने मैप के साथ इन चीज़ों को कवर करा है। तो ये आप देखो ध्यान से, है ना, ये अरिकामेडु जो है, और ये कोरोमंडल कोस्ट में है। तो ये साफ आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इसी वजह से मैंने मैप के साथ ये चीज़ें आपको समझाई हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो मुचीरी है, क्योंकि जैसे आपने ये याद करा ना कि जो मुचीरी है वो केरला वाले, तो ये आप समझ जाओ ये चेर वाला रीजन था, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, चेर चोल, ये वाला चोल रीजन है, और ये वाला चेर, है ना, और ये वाला पांड्या रीजन। तो इस हिसाब से हम देखें, और यहाँ इन्होंने लिखा भी, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये पढ़ो, है ना, चेर, यहाँ पे ये पांड्य, और ये वाला चोल रीजन, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो चेर है इसी में हमें मुचीरी देखने को मिले। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन
इन्होंने पूछा है कोरोमंडल कोस्ट वाला, तो कोरोमंडल कोस्ट में अरिका मेडू है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो हम अरिका मेडू के साथ जाएंगे। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं अरिका मेडू के बारे में। हाँ ये देखो मैंने लिस्ट बना के लिख दी थी है ना बैच के अंदर। एंशिएंट इंडियन पोर्ट्स में आप देखो तो लोथल पोर्ट है, मुजीरी पोर्ट है जो केरला में, पोम्पुहार या पुहार पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में, तो यहीं से आप समझ सकते हो कोरोमंडल कोस्ट में पोम्पुहार या पुहार पोस्ट भी हैं। बट ऑप्शन में आई गेस इन्होंने नहीं दे रखा है पोम्पुहार, है ना, वही रीज़न है क्योंकि दो ऑप्शन एक साथ कैसे सही हो सकते हैं, तो ये बात भी है। और अरिका मेडू जो पुदुचेरी में है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इंडोट जो रोमन कोस्टल ट्रेडिंग है ना, इसके कारण काफ़ी फेमस है, क्योंकि भरूच पोर्ट तो गुजरात में है। और भी हमने लिस्ट डाल रखी थी। ताम्र लिप्ति के बारे में हमको पता होना चाहिए। ताम्र का मतलब तांबा होता है ना, देखो मैंने कितना एफर्ट्स लगाया है नोट्स लिखने में, यहाँ पे लिख रखा है कि ताम्र का मतलब तांबा होता है यानी कॉपर, और लिप्त का मतलब एम्बेडेड। ठीक है, तो तांबे से जो जड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ से तांबे वगैरह की ट्रेडिंग होती थी ऐसा कहते हैं, तो इस वजह से नाम बना ये ताम्र लिप्ता। तो ऐसा नहीं कहीं से ये कॉपी पेस्ट मैंने मार रखा है, ये लिख रखा है मैंने प्रॉपर टाइपिंग करके, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये। और पांडे में कोरकाई आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कई बार वो पूछते हैं। तो ये आप एक बार मैप जब ड्रॉ करोगे ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जैसे ये आप ड्रॉ कर लोगे बहुत ईजिली, तो आपको ये याद रह जाएगा कि कहाँ पे पुहार है, कहाँ पे अरिका मेडू है, एंड बाकी साइड्स कहाँ पे है ना, टोंडी मुसीरी वगैरह। तो बाकी ये थोड़ा पांडे के बारे में पता होना चाहिए, इनका जो प्रीमियम पोर्ट है वो कोरकाई था, और चोल के बारे में कि इनका पुहार था, और चेर के बारे में टोंडी और मुछीरी। तो सब पूछ रखा है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछ रखा है इन्होंने इन पर्टिकुलर साइट में। ताम्र लिप्ति के बारे में ये बंगाल वाला रीजन है ये, है ना, मैप में मैंने ये आपको दिखा दिया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी भरूकस तो ये भरूच का पुराना नाम है, और मुछीरी तो हमने देखा, ये अलग ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में है। तो उम्मीद है आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा। पहला कह रहे हैं जो गुप्त किंग्स हैं उन्होंने इंपीरियल टाइटल जैसे महाराज धीराज, परम भट्टारक या परमेश्वर, ऐसे टाइटल्स को इन्होंने अज्यूम करा। दूसरा ये कि जो गुप्ता किंग्स है वो खुद को कनेक्ट करते हैं गॉड्स के साथ भी इन नामों से। एपिथेट का मतलब जो एक्स्ट्रा नाम लिए जाते हैं, जैसे परम द्वैत, है ना, परम भागवत, मतलब भगवान से एसोसिएट करके दिखाना चाहते हैं कि हमारा डिवाइन कनेक्शन है। तो ये ऑप्शन है। तो ये हमारी 1st to 12th सेंचुरी के नाम से मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी बैच में, है ना, और इसमें टॉपिक था वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ अंडर द गुप्ताज, तो किस तरीके का इनका जीवन था। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स में ऐसे बॉक्स बना करके लिख रखा था कि किंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस रखते हैं, और जो गुप्ता किंग वो पोम्पस टाइटल्स लेते हैं, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लेते हैं। जो गुप्त राजा है ना वो खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ही बड़े किंग हैं, और ऑब्वियसली दे आर वेरी पावरफुल, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे परमेश्वर हो गए, महाराज धीराज हो गया, ये मैंने टाइप करा तो ये मैंने कैपिटल में लिखना मैं भूल गया। नहीं, ये परम भट्टारक हो गए ना, परम द्वैत, परम द्वैत का मतलब फॉरमोस्ट वर्शिपर ऑफ गॉड्स, यानी भगवान के जो वर्शिपर्स हैं उनमें सबसे ये आगे हैं, परम द्वैत हैं। और इसके अलावा परम भागवत हैं, है ना, यानी ये वसुदेव कृष्ण जो भागवत जिन्हें कहते हैं उनके ये फॉरमोस्ट वर्शिपर हैं, इसलिए परम भागवत हैं ये। तो इस तरीके से अलग अलग नाम ये लेते हैं। तो ये हमारी एक लाइन में ही ये दोनों स्टेटमेंट कवर्ड हो जा रहे हैं। तो इसका आंसर है पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। ठीक है, बट हाँ अगर आप बैच के स्टूडेंट भी हो तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप रिवीजन करो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत कम वीडियोस हैं, तो अगर आप इन्हें रिवाइज कर लो ना अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हर एक स्लाइड, हर एक पेज इंपॉर्टेंट है। भुक्ति, विषय, वीठी, ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके बारे में भी सवाल पूछ रखा है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने पूछा रहला के बारे में कि रहला के ऑथर कौन है ना। इतना भी आपसे पढ़ लो ना कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक रहला। तब पूरा क्वेश्चन नहीं आप पढ़ते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में आंसर ऑप्शन बी सही है। इब्न बतूता ने रहला लिखा है। ना जाने मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, ट्रेवलर्स वाले में मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे थे, बस 2 पेज के, है ना। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है अरबिक में, ठीक है। और जो इब्न बतूता है उसने रहला लिखा है, और ये लिखा है अरबिक में। तो दोनों जो मेजर फेमस बुक्स हैं ये अरबिक में हैं, ठीक है। ये पर्सियन में नहीं है, पर्सियन में नहीं है, ये अरबिक में है, ठीक है, अरबी भाषा में है। और ये बात बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ रखा है सीडीएस में, है ना। ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया, नहीं तो वो और टफ पूछ लेते। आप वो पूछ लेते बताओ कि कौन है वो जिन्होंने बहुत सारे जो पतंजलि के वर्क हैं या यूक्लिड के जो ग्रीक वर्क हैं उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करा, तब आंसर होता अल बरूनी, है ना। तो आसान पूछ लिया, ये अच्छी बात है, ठीक है। और
इसमें मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं कि ट्रेवलर्स के बारे में, कि कौन सी बुक इन्होंने लिखी या क्या बेसिक चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व करा इंडिया में। इसमें कुछ खास बताने को नहीं है। बर्नियर, ट्रेवर्नियर सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। निज़ामुद्दीन अहमद ये मुगल पीरियड के ऑथर हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये चारों ही ऑथर हमने डिस्कस करे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन फ्रेंच जेम मर्चेंट था जो मुगल पीरियड के टाइम पे भारत आया था। ये सिविल सर्विसेज का PYQ, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 12th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटक लेड बाय बसवन्ना। तो इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि बसवन्ना ने वीर शैविज्म या लिंगायत्स को प्रोपाउंड करा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और आगे ये कह रहे हैं ये कालचुरी रूरल के मिनिस्टर थे। तो हाल ही मैंने एक वीडियो बनाई बैच में ही, और इसमें भी हमने ये इस चीज़ को डिस्कस करा था, है ना। ये आप देखो, वीर सेविज्म। और कई बार हमने NCERT वाली, अगर आपने हमारी वीडियो देखी जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो भी आप इसे आंसर कर सकते हो, है ना। ऐसी कोई नई बात नहीं है इसमें, सबको पता है ये कि ये 12th सेंचुरी का मूवमेंट था, वीर सेविज्म। और लिंगायत्स के बारे में एक दो बातें वो बार बार पूछते हैं कि ये बरी करते हैं अपने डेड को, है ना। पहली बात ये। दूसरा ये कि जो हिंदुइज्म की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो डिसअप्रूव्ड हैं धर्मशास्त्र में, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज वगैरह, इन सबको ये अप्रूव करते हैं, है ना। इन चीज़ों में कोई मनाही नहीं लगाते हैं। तो इसके अलावा ये एक बात और कि कास्ट सिस्टम वगैरह को नहीं मानते हैं, है ना। ये कुछ खास बातें हैं इनकी। तो ये तो मुझे याद है क्योंकि मैं बार बार पढ़ाता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये इनकी अपडेट करा था क्वेश्चंस को बुद्धिज्म जैनिज्म वाले टॉपिक में। तो ये क्वेश्चन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ने पूछ रखा है इन्होंने 2025 में ही वीर सेवा मूवमेंट के बारे में, कि इन्होंने मतलब किन्होंने लीड करा था। तो बसवन्ना ने लीड किया था वीर सेवा मूवमेंट को। इसके अलावा ये वर्शिप करते हैं शिवा को लिंगा के मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में, है ना। कुछ ये सब बातें वे पूछते हैं। फिर NDA में पूछ रखा था जो बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बस मिस्टेक है इस स्टेटमेंट में। ये कह रहा है वीर सेवा ने इनकरेज करा उन प्रैक्टिसेस को जो धर्मशास्त्र में अप्रूव थी। ये नहीं, ये प्रैक्टिस धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव थी, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज या विडोरी मैरिज वगैरह। बट इन्होंने इसको इनकरेज करा इन प्रैक्टिसेस को, है ना। तो इस वजह से सेकंड गलत था, और पहला तो बिल्कुल वो जो स्टेटमेंट अभी दे रखा है। तो ऐसे कई सवाल है, ये CDS में पहले ही पूछ रखा है ना, CBI में पूछ रखा है पहले ही, CAPF में पूछ रखा है, CDS में, है ना। तो ये 2025 में जब क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तो इसके बिहाफ में हमने ये सारा कवर करा। तो ये हमारा अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच, है ना। और भी क्वेश्चन पूछ रखा है। सिविल सर्विस में भी इन्होंने वीर शैविज्म के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। बाकी NCERT में मेंशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पेयर्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड लोकेशन आर करेक्टली मैच। थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, बट जो घोड़ा जो है वो सबको पता है, कर्नाटक में नहीं है, हाँ ये उड़ीसा वाले रीजन में है। जो घोड़ा है जादू घोड़ा, तो ये सबसे पहला गलत है। तो 2 ऑप्शन हट जाते हैं ना, 2 में एलिमिनेशन लग जाता है। और ये चीज़ें क्या PYQ में पूछ रखी हैं, तो हाँ यहाँ से थोड़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि आइए किस टॉपिक में, इंस्क्रिप्शन। हाँ, इंस्क्रिप्शन की मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करी थी। और यहाँ पे जो घोड़ा वाला जो क्वेश्चन है, ये अलग से मैंने बता रखा था कि है ना, कलिंग वाले रीजन में धौली और जो घोड़ा। और ये वाला जो सिविल सर्विस का क्वेश्चन है 2022 का, धौली, येरागुड्डी, जो घोड़ा वगैरह पूछ रखा है। तो जो घोड़ा के बारे में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है ना। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें, तो क्या होना चाहिए आंसर। ये पहला गलत है, 2 बच गए, बहापुर और रजूला मंदगिरी, है ना। तो इसमें से ये NCERT में ये जो मैप है वो मेंशन्ड है। तो इस टाइम भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ये वाला जो मैप है अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ आप देखो कालसी, टोपरा, है ना, बहापुर है, मेरठ है। तो ये वाला जो रीजन है वो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है ना। बहापुर जो है वो दिल्ली के आसपास था। देन इसके बाद आप देखो तो ये जोगोड़ा है ना, कलिंग, शिशुपालगढ़, ये उड़ीसा वाले रीजन। तो ये सारा पूछ रखा है 1 बाय 1। इसके अलावा ये तो आप जानते हो और भी जो साइट्स हैं, जैसे अभी जो इन्होंने पूछा है ना, नित्तूर वगैरह, या ब्रह्मगिरी हो गए, या रजूला मंदगिरी, है ना, ये पूछ रखा है इन्होंने। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, रजूला मंदगिरी, ये वाला रीजन आप ध्यान रखना। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आंध्र प्रदेश में है बहुत ही इजीली, और बहापुर न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर जो है वो D है, 2 और 3 ओनली। मतलब अब आप देखो ये टॉपिक को नया नहीं कर रहे हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन सबने पढ़ा है। इस क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, वैसे साइट्स पूछ रहे हैं जो लेस नोन है या कम पढ़े जाते हैं, है ना। हालांकि 50% हेल्प इन्होंने करा एक ईजी बना करके, बाकी के 2 यहाँ पे पूछ नहीं रखा है इन्होंने। तो कल को
अगर वो ये गावी मात या पलकी गुंडू वगैरह पूछ ले तो कोई नई बात नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन को टफ बनाना पता नहीं कहाँ तक सही है, पर ये साइट्स जो हैं वो छोटे माइनर साइट्स वगैरह भी वो पूछ लेते हैं। वैसे ये आप देखो तो माइनर रॉक एडिक्ट्स का पार्ट है ना, तो कितने माइनर रॉक एडिक्ट्स हम रट सकते हैं, है ना। वी हैव द पॉसिबिलिटी, ऐसे मतलब वी हैव द लिमिटेशंस, बहुत सारे ऐसे हैं, गावी मत है, पालकी गुंडू है, जतिंग रामेश्वर है, सिद्धापुर है, ब्रह्मगिरी है, नित्तूर है ना, रजुला मंदगिरी है, उदय गोलम है, तो बहुत सारे हैं, इतना याद रखना मुश्किल है, पर अब वो पूछ रहे हैं तो वी कांट डू एनीथिंग। जो घोड़ा पूछा इन्होंने तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये तो मेजर रॉक एडिक्ट है, ये याद किए जा सकते हैं, शिशुपालगढ़ वगैरह, बट माइनर वाले याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये इस हिसाब से आंसर डी है 23। बाकी ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए ध्यान रखना, कल को ये दोबारा इसे रिपीट कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन पे हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, अब वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़े बहुत। और जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत सारे वे में ये पूछते हैं जो सो के इंस्क्रिप्शन है, ये बताओ नॉर्थ वेस्टर्न में जो है वो किस स्क्रिप्ट में है, ऐसे सवाल ये आते हैं। इसके अलावा ये पूछते मानसेहरा शहबाजगढ़ी वगैरह में, है ना, कौन से स्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ हुआ है, रुमिंदई पिलर वगैरह के बारे में, है ना। इसके अलावा रेनो अशोका, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए एडिक्ट्स वगैरह के बारे में। ये वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं ओरी शब्द का क्या मतलब है इंडो रोमन ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, परफ्यूम, वाइन, ब्लैक पेपर या कॉइन्स। तो इसका आंसर डी है, कॉइन्स। ये उपिंदर मैम की बुक से क्वेश्चन लिया गया ये वाला भी। और ये देखो ये बता रहे हैं पेरिप्लस के बारे में कि लिस्ट ऑफ गुड्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे रोमन में, उनकी डिटेल्स देता है ये पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, बड़ा ही फेमस बुक है ये, है ना। और इसमें आप देखो तो मुछीरी वगैरह का भी जिक्र है ना, क्योंकि 2 शिप हैं, अलेक्जेंड्रिया और मुछीरी, तो यहाँ से हमें समझ आता है ये मेजर ट्रेड पोर्ट था। देन लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स डिस्कवर किए जाते हैं, और इसमें आप देखो तो ज़्यादातर जो कॉइन्स है वो ऑगस्टस के टाइम पीरियड से मेल खाते हैं, ऑगस्टस, टाइबरस वगैरह। और जो सिल्वर कॉइन्स उन्हें दिनारी कहते हैं और जो गोल्ड कॉइन्स उन्हें ओरेई कहते हैं। तो ये 2 टर्म्स या 2 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि ओरेई जो है गोल्ड कॉइन्स कहलाता था। क्या ये उपिंदर मैम के अलावा भी कहीं मेंशन है, तो NIOS की बुक में भी ये मेंशन है, पर अगेन ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसोहली एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल है मिनिएचर पेंटिंग का, ये किस रीजन से जुड़ा हुआ है, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है, देखो ये जो अपनी फाइन आर्ट्स वाली बुक है उसका चैप्टर 5 पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है बसोहली के बारे में। स्टार्टिंग में ही आप देखो तो बताते हैं कि जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, इनमें जो टाउन्स हैं जैसे बसोहली हो गए, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मानकोट, नूरपुर, मंडी, है ना, बिलासपुर, जम्मू, और बाकी जो है जो वेस्टर्न हिमालयज़ वाले एरियाज़ में हैं वो सेंटर ऑफ पेंटिंग के रूप में उभर कर आते हैं। तो अगर आप इतना ही समझ पाओ तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो आंसर है वो बड़ा ईजी है, क्योंकि ये पहाड़ी वाले रीजन में नहीं आते, है ना। तो आंसर इसका क्या है, डी, हिमाचल प्रदेश। तो आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हमारी फाइन आर्ट्स की बुक से कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वाज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मतलब मगध सबसे पावरफुल क्यों बनता है, तो ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जब मैंने थीम्स NCERT पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया है कि ये बातें आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि कई मामलों में इन्हें नुकसान झेलना पड़ता है ना। बट मगध में जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई तो जंगलों को साफ करना बड़ा आसान हो गया, वहाँ से टूल्स बनाए जाने लगे। दूसरी चीज़ तो एलिफेंट्स, इतनी ज़्यादा जो हाथियाँ थी मगध वाले रीजन में, उनको ये एक तरीके से अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। तो किंगडम बनाने की जो मेजर बात है वो सारे इनके फेवर में थी। तो इस वजह से मगध बहुत ही पावरफुल एम्पायर के रूप में उभर कर आता है। और ये कोई नई बातें नहीं है, सब पढ़ते हैं, हमने ही पढ़ा है ना। तो 6th और 4th सेंचुरी BC के आसपास के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो मगध है वो सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। और आयरन माइंस जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में है, इसके अलावा ये एक्सेसिबल तो थे ही, इसके अलावा जो एलिफेंट्स है ये भी एक मेजर कंपोनेंट था इनकी आर्मी का। और इस वजह से जो फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स मिल जाते हैं इनको ये ट्रेन करते थे और आर्मी में यूज करते थे, तो इस वजह से काफ़ी पावरफुल बन जाता है। तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर वाला रीज़न तो है ही, आयरन माइंस की एक्सेसिबिलिटी है ही, और एलिफेंट्स की भी अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से आंसर डी है 1, 2 and 3। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस की अब हम बात करते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो PYQ ही है, राजगुरु वाला, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हर जगह पे मेंशन है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट है, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। फिर ये बगौर वाला जो है ये भी अगेन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कुछ मॉडरेट हैं, और ओवरऑल पेपर बैलेंस्ड है। तो बेसिक सोर्सेज आपको अपने मजबूत करने, NCERTs वगैरह पे पकड़ बनानी है, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। और अगर आप अच्छे से रिवाइज करो कंटेंट को, PYQs को, तो डेफिनेटली यू कैन एस। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।